मनोज्ञा लोहीवाल एक्सरे रिपोर्ट के स्पेशल एडिशन में आपका राजकोट से स्वागत है। बहुत याद आएंगे विजय भाई रूपाणी। आज इन्हीं भावुक शब्दों के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को अंतिम विदाई दी गई। विदाई राजकोट दे रहा था और आसमान से बारिश हो रही थी। ठीक इसी तरह से उनके अंतिम संस्कार में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल थे। विजय रूपाणी को लेकर जब घर पहुंचे और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा पर उनकी पत्नी ने भी अंजलि दी। पुष्पांजलि देकर नम आंखों से उन्हें विदा किया। जितने लोगों की आंखें नम थीं, उससे कई गुना ज़्यादा आसमान की आंखें नम थीं और इसी बारिश के बीच उन्हें विदा किया गया। ये जीवन का वो पड़ाव है जहां शब्द शून्य हो जाते हैं और वाक्य बीच रास्ते में दम तोड़ने लगते हैं। कहना बहुत कुछ होता है मगर जुबान ठहर जाती है, आंखें डबडबाने लगती हैं, आंसुओं की शक्ल में स्मृतियों का नीर बहता है। जीवन के अंतिम सत्य का यह दृश्य हृदय विदारक है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी अनंत यात्रा पर चले गए। एक शहर अपने भाई को कैसे विदा करेगा, एक शहर अपने अजीज को कैसे विदा करेगा, ठीक उसी तरह से जैसे राजकोट विजय भाई रूपाणी को विदा कर रहा है। पूरे शहर में पोस्टर्स लगे हैं, जो दीवारें हैं उन पर पेंटिंग्स की गई हैं। उनकी तस्वीरों के साथ एक दीपक जलाते हुए जो रोशनी उन्होंने यहाँ के सैकड़ों लोगों में फैलाई है, ये एक तरीका है एक शहर का अपने बेटे अपने भाई को अलविदा कहने का। उनकी अंतिम यात्रा में भले ही सैकड़ों लोग शामिल हों, लेकिन शहर के कोने कोने में लगे ये पोस्टर अपने पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, तो वहीं साथ ही साथ विधायक, काउंसलर, मेयर, भाई, लगभग हर वो किरदार जो उन्होंने जिया है अपनी जिंदगी में, उसे अलविदा कह रहे हैं। 12 जून को रूपाणी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार हुए थे। बेटी से मिलने जाना था। पहले 2 बार टिकट कैंसिल हुई थी। जब टिकट कंफर्म हुई तो हादसे की शक्ल में जीवन ने साथ छोड़ दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका आखिरी वीडियो सामने आया और प्लेन में बैठे हुए आखिरी तस्वीर भी। परिवार शोक संतप्त है, लेकिन रूपाणी को जानने वाले और राजकोट में पार्टी कार्यकर्ता भी उनके इस तरह चले जाने को अपूरणीय क्षति मानते हैं। ये जो सारथी वाली बात है वो क्या है? सारथी वाली बात क्या थी मैडम, जब मोदी जी पहली दफ़ा गुजरात आए 2001 7वां महीना था, तब वो मुख्यमंत्री पद उन्होंने ग्रहण किया। तब वो संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विजय भाई रूपाणी जी ने गांधीनगर में किया था। संपूर्ण कार्यक्रम का जो मोदी जी का पहली बार शपथ ग्रहण हुआ और मोदी जी की जो गुजरात गौरव यात्रा निकली, उनमें भी विजय भाई उनके जैसे अडवाणी जी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा थी, उसमें मोदी जी, प्रमोद महाजन जी सब लोग थे। वैसे नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में ये जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक विकास यात्रा निकली, इसके बाद गुजरात गौरव यात्रा निकली। गुजरात गौरव यात्रा में भी विजय भाई का अग्रिम रोल था। विजय भाई मानो कि ये राजकोट का उपचुनाव था, 2002 में राजकोट का उपचुनाव मोदी जी लड़े, तब वजूभाई वाला साहब ने विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ा था मोदी जी ने भी। कारकिर्दी की पहली चुनाव था जब मोदी जी अपने वैधानिक कारकिर्दी शुरू कर रहे थे। ये पहले चुनाव का जो सारथी था वो विजय भाई रूपाणी था। चुनाव इंचार्ज थे वजूभाई वाला, लेकिन सही मायने में विजय भाई ने सब भार अपने खब्बे पर संभाला था। विजय भाई की एक खासियत थी, वो हंसते हुए इतना भार संभालते थे, सभी जिम्मेवारियाँ संभालते थे। ऐसे विजय भाई जो नरेंद्र भाई के निकट के साथीदार रहे, अमित भाई शाह के निकट के साथीदार, और जब ये सोहराबुद्दीन वाली जब बाकी की बातें चलती थी तब नरेंद्र भाई और अमित भाई शाह के सबसे करीबी साथी, विश्वसनीय साथी जो कोई रहा हो तो वो विजय भाई रूपाणी जी थे। आनंदीबेन पटेल के सीएम पद छोड़ने के बाद गुजरात में सीएम फेस की तलाश रूपाणी पर जाकर खत्म हुई थी। गुजरात के 16वें सीएम रहे रूपाणी अपने सरल व्यक्तित्व के चलते भीड़ से अलग नजर आए। कार्यकर्ताओं की पहली पसंद थे, जमीन से जुड़े नेता थे। रंगीला राजकोट तो उनका किला था। उनके निधन के बाद गुजरात में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। विजय भाई हम सबसे इतने करीबी से जुड़े हुए हैं
कि हमें आज इतना दुख हो रहा है, हमारे स्वजन हमारे बीच नहीं रहे, ये बात हम मान नहीं रहे हैं। क्योंकि विजय भाई का नेचर ही ऐसा था कि मेरे जैसे कितने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ वो बिल्कुल परिवार के जैसे जुड़े हुए थे। कुछ भी नहीं बदला। वो मुख्यमंत्री थे तब चीफ मिनिस्टर नहीं, वो कॉमन मैन अपने को कहलाते थे और कॉमन मैन की तरह भी वो रहे हैं। कभी भी उन्होंने अपने ऊपर पद को आने नहीं दिया है। वो सिर्फ नेता नहीं थे, हमारे लिए पिता तुल्य थे। और राजकोट तो ये कभी नहीं भूल सकता कि राजकोट के लिए जो काम किए एवं गुजरात के लिए काम किए, बट एक नेटिव होने के कारण राजकोट को जो दिया है वो राजकोट की जनता सदैव उसको याद करेगी, सदैव उसको स्मृति में रखेगी। राजनीति में विजय रूपाणी की जितनी बड़ी भूमिका रही, उतनी ही उनकी राजनीतिक समझ का लोहा पीएम मोदी मानते थे। राजनीति के मैदान में मोदी के सारथी थे रूपाणी। धार्मिक प्रवृत्ति के रूपाणी ने गुजरात में लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया। उन्होंने राजकोट के पार्षद, स्टैंडिंग चेयरमैन, मेयर और फिर विधायक बनने के बाद संसद के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व किया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे। इसके बाद 2 बार सीएम बनने का मौका मिला, लेकिन जब पार्टी ने उनके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए तो निसंकोच सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो तो शिष्य तो अलौकिक थे और अपने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके कुलदेवी है, वहाँ पे मैं महंत हूँ और वो अवरनवर वहाँ आते थे, 8-15 दिन में आते थे वो। और उन्होंने अभी 5-6 महीने पहले उनके पर्सनल 51 लाख रुपया दे के उनका कुलदेवी का भव्य मंदिर बनाया है। उनकी अबू धाबी से, दुबई अबू धाबी से उनके कारीगर बुलवाए थे माँ अम्बा की मूर्ति बनवाने के लिए। और दोनों पति पत्नी और जो लंदन गई हुई लड़की है जहाँ वो जा रहे थे, वो लड़की भी, उनका पूरा परिवार उनके वो यज्ञ में शामिल थे। और 2 दिन 11-11 घंटा तक वो यज्ञ में बैठे के माता जी की प्रतिष्ठा इन्होंने पूरी किया था। विजय रूपाणी के आध्यात्मिक गुरु सदमे में हैं। बताते हैं रूपाणी राजनीति से संन्यास लेकर बाकी जीवन कुलदेवी की पूजा पाठ और भजन कीर्तन में गुजारना चाहते थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। विजय रूपाणी की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। इसका गम उनके गुरु और परिवार को ताउम्र रहेगा। बहुत बड़ी खोट है जो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। एक हमारे सोसाइटी का सभ्य हमने को खो दिया है। बहुत ही दुखद समाचार है। उन्होंने जो वैक्यूम क्रिएट किए वो भरनी बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही अच्छे आदमी थे, हमेशा उनकी याद रहेगी। विजय भाई की खोट तो सालेगी, हम सबको जिंदगी भर रहेगी उसकी खोट। एनडीटीवी के लिए राजकोट से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विजय रूपाणी अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में अब भी कई ऐसे पार्थिव शरीर हैं जिनकी पहचान होना बाकी है। अस्पताल के बाहर लोगों को अपनों के शव का इंतजार करना पड़ रहा है। एनडीटीवी पर हमने आपको बताया कि कैसे 33 फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए लगातार काम कर रही है। मदद के लिए करीब 550 से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ को भी बुलाया गया है, लेकिन इन सब के बीच इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि इतनी मैन पावर के बावजूद इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। हालांकि जिनके सैंपल्स मैच हो रहे हैं उन्हें फ़ोन करके उनका शव उनके परिवार को सुपुर्द किया जा रहा है। आज आनंद जिले के रहने वाले आकाश और किंजल का शव उनके परिवार को सौंप तो दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इसी तरह हिनाबेन पटेल का शव भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विमान हादसे की जांच कहां तक पहुंची। विमान हादसे पर बनी हाई पावर कमेटी की मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। जांच एजेंसियों को दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। सवाल यही है कि क्या ब्लैक बॉक्स हादसे की गुत्थी को सुलझा पाएंगे। 12 जून को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया के विमान के साथ क्या हुआ था? विमान के पायलट सुमित सबरवाल के आखिरी शब्द क्या थे? को पायलट और कैप्टन ने एटीसी को आखिरी संदेश क्या भेजा था?
आखिर बोइंग के ड्रीम लाइनर के क्रैश होने की असली वजह क्या थी? पूरा देश यही जानना चाहता है। जांच एजेंसियां भी पूरी ताकत के साथ हादसे की असल वजह डिकोड करने में जुटी हैं। अब तक विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ही मिला था, लेकिन सोमवार को एक खबर आई कि विमान हादसे वाली जगह से जांच एजेंसियों को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया। इसका मतलब दोनों ब्लैक बॉक्स अब जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं। अब सवाल है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से एजेंसियों को मिलेगा क्या? ये जानने से पहले विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। किसी भी विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं। कॉकपिट वाले ब्लैक बॉक्स को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, जबकि विमान के पिछले हिस्से में मौजूद इंस्ट्रूमेंट को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को विमान की लॉग बुक कह सकते हैं, जिसमें विमान की सारी तकनीकी जानकारी दर्ज होती है। वहीं CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट और को पायलट की बातचीत का ब्यौरा होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उनकी बातचीत भी इसी में रिकॉर्ड होती है। अब जांच एजेंसियां इसी बातचीत को डिकोड करने में जुट गई हैं। एक एक डिटेल को बारीकी से परखा जाएगा, एक एक शब्द 100 बार सुना जाएगा, साइंटिफिक एविडेंस जुटाए जाएंगे और इन्हीं सब से पता चलेगा कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपने मे डे वाले संदेश में आखिर किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। पता चलेगा कि 1 मिनट की उड़ान के दौरान ATC के साथ सिर्फ एक शब्द कहा गया था या फिर थ्रस्ट और लिफ्ट जैसे शब्द भी कहे गए थे। मे डे मैसेज देने के वक्त को मिली सेकंड तक में डिकोड किया जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कॉकपिट वाले पूरे संवाद का ट्रांसलेशन होगा। आखिरी 32 सेकंड का एक एक ब्यौरा यानी लिफ्ट ऑफ से क्रैश तक की बातचीत को एक्सपर्ट सुनेंगे। जानकारी इस बात की भी मिलेगी कि क्या कॉकपिट से किसी तरह की ऑडियो वार्निंग, अलार्म या फिर वाइब्रेशन यानी विमान के हिलने का संदेश गया था। विमान हादसे के बाद जो वीडियो सर्कुलेट हुए उनमें विमान के अगले हिस्से के ठीक नीचे कुछ संदिग्ध चीज दिखाई देती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिफ्ट ऑफ के बाद RAT यानी रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय किया गया होगा। ये 2 ब्लेड वाला वो पंखा होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में विमान को इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक प्रेशर का सपोर्ट देते हैं। इस क्रैश में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आदमी पहुंचे, अभी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिलने के बाद, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बाद हम अंदाजा लगाएंगे। अभी प्रीएम्प्ट करना किसी के लिए इज नॉट करेक्ट, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर बने हैं, मिनिस्ट्री ने अनाउंस करे हैं, वो सब क्लूलेस है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। ये इन्होंने कवर अप ऑपरेशन चला दिया ताकि पब्लिक को बेवकूफ बना सके। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इससे क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये आदमी जो गए वहां पे, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं इन्वेस्टिगेशन का। अब ये कहाँ ब्लेम बर्ती, तो जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग होगी वो पब्लिक नहीं करेंगे। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पब्लिक नहीं करेंगे और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। और ये कवर ऑपरेशन में जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो उनके अगेंस्ट कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ी पावरफुल लॉबीज हैं। अभी तो विमान हादसे की जांच शुरू हुई है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आर्यन नाम के लड़के ने प्लेन क्रैश का जो वीडियो बनाया था उसे भी सबूत के तौर पर परखा जा सकता है। प्रक्रिया प्लेन क्रैश के बीच अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। जो लोग हादसे में मारे गए उनके परिजन शवों की पहचान के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संयम रखिए, DNA मिलान का काम आसान नहीं है, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 119 लोगों का DNA मैच प्रक्रिया हो चुकी है, जिसमें से 76 लोगों को, उनके रिलेटिव को वो उनका पार्थिव देह दिया गया है और उस 43 जो बाकी जो बचते हैं उनमें से 14 लोग ओवरनाइट इधर 2-3 घंटे में या सुबह तक वो अपना स्वजन का देह ले जाएंगे। 11 लोग जो जैसे दोपहर में बताया था वो अपने दूसरे रिलेटिव का मैचिंग प्रक्रिया के लिए वेट कर रहे हैं और बाकी के 18 लोग हैं वो इन प्रोसेस है, मीन्स उन्होंने अभी तक हमको ये नहीं बताया कि वो कब आएंगे। आज की बात करूंगा, जैसे दिन और टाइम बढ़ रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, उनका कॉल भी पैनिक कॉल आ रहा है और मेरे पे आ रहा है, सब जगह पे दे मस्ट बी इंक्वायरिंग कि क्या क्या हो रहा है, कब हमारा होगा, कब ये होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जैसे जैसे मैचिंग बढ़ता जाएगा वो रिजल्ट थोड़े फास्ट आएंगे।
और ऐसे पैनिक कॉल या उनकी जो सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमने काउंसलर रखे हैं। एक्सरे रिपोर्ट के इस विशेष बुलेटिन में राजकोट से मेरे साथ सिर्फ इतना ही। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मेरा अपॉइंटमेंट रहा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।